हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका की क्रांति के बारे में, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी आप उसे कह सकते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे, वो क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ ही अमेरिका की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, खासकर माया और एज़टेक सभ्यता और इंका जनजाति थी, उनके बारे में भी आज गहनता से इस वीडियो में जानेंगे। और अमेरिका की खोज कौन करता है उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। एक मोटिवेशन कोड के साथ इस क्लास को शुरुआत करते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अमेरिका की क्रांति। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना होगा कि अमेरिका की क्रांति से पूर्व ये जानना होगा, कई विद्वान ऐसे हैं जो यूरोपीय विद्वान हैं, वो अमेरिका के इतिहास को, जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसके आगे का ही, उसके पहले का इतिहास नहीं बता रहे, उसको छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज की, उसके बाद का इतिहास बता रहे हैं कौन, यूरोपीय विद्वान। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, उससे पूर्व का इतिहास है, वो छिपा रहे हैं। तो आज हम अमेरिका की क्रांति पढ़ने से पहले सबसे पूर्व वो इतिहास जानना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले वहाँ क्या होता था अमेरिका में, उसके बारे में हम जानते हैं। नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध अमेरिका महाद्वीप का इतिहास क्रिस्टोफर कोलंबस की 1492 ईस्वी की खोज यात्रा से के साथ प्रारंभ हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं, उससे पूर्व भी इतिहास है, लेकिन वो छुपाया जा रहा है। और जो यूरोपीय विद्वान है वो क्या कह रहे हैं कि 1492 के बाद ही अमेरिका है, वो उसका इतिहास है, उससे पहले का इतिहास नहीं है। यूरोपीय इतिहासकार एक लंबे अरसे से विश्व के इस शक्तिशाली देश को का कोलंबस से पूर्व का इतिहास छिपाते रहे हैं। अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें यूरोपीय इतिहासकारों ने रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया है, ये रेड इंडियंस के नाम से संबोधित क्यों किया उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। क्योंकि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, वो वास्तव में अमेरिका की खोज के लिए नहीं निकला था, वो इंडिया की खोज यानी भारत की खोज के लिए वो निकला था। और बीच में ही आते आते वो अमेरिका के मार्ग से होते हुए अमेरिका चला गया, समुद्री मार्ग से। और उन्होंने अमेरिकी जो निवासी थे उनको रेड इंडियंस माना, इसीलिए उनको रेड इंडियंस कहते हैं। उन्होंने समझा कि ये इंडिया वाले ही हैं, इसीलिए उन्होंने रेड इंडियंस कहा, लेकिन वो अमेरिका वासी थे, नाम से संबोधित किया। हजारों साल तक नस्ली भेदभाव से ग्रसित रहे। चलिए, 1492 ईस्वी में, ईस्वी से पूर्व अमेरिका का इतिहास विश्व के समक्ष नहीं रखना एवं वहीं से इतिहास की शुरुआत करना यूरोपियन देश की उसी नीति की संगत है जो उन्होंने औपनिवेशिक भावना से प्रेरित होकर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत के साथ अन्य राष्ट्रों में अपनाई थी। ये उसी प्रकार की उनकी एक रचना है। किसकी? इंग्लैंड की, ब्रिटिश की। ये साला नए नए प्रोपेगेंडा रचता रहता था उस टाइम में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अध्ययन से पूर्व के इतिहास के बारे में छात्रों को अमेरिका के मूल निवासियों एवं उनकी सभ्यता संस्कृति जानना आवश्यक है। हमें अमेरिका की क्रांति जाननी है, लेकिन उससे पहले क्या जानना है, जो अमेरिका की क्रांति हुई थी यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उससे पूर्व का इतिहास क्या है उसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें अच्छे से हैं वो अमेरिका की क्रांति समझ में आ सके। तो चलिए उससे पहले का भी इतिहास जान लेते हैं। जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनके बारे में हम जानते हैं। अमेरिका वासियों की प्राचीन सभ्यताएं, जिस प्रकार भारतवासियों की भी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक उसी प्रकार अमेरिका वासियों की भी अपनी सभ्यता थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अध्ययन से पूर्व इतिहास
से पूर्व के इतिहास को छात्रों को अमेरिका के मूल निवासी एवं उनको सभ्यता संस्कृति का जानना आवश्यक है। अब मूल निवासियों की सभ्यताएं, अमेरिका के मूल निवासियों की कौन कौन सी सभ्यताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। उत्तरी अमेरिका को माया एवं एज़टेक सभ्यता और बहामा द्वीप समूह को अरावाक जनजाति तथा दक्षिणी अमेरिका को इंका संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो क्या हुआ, जो उत्तरी अमेरिका है उसको किसके लिए प्रसिद्ध है, वो उत्तरी अमेरिका है और वो माया और एज़टेक सभ्यता है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? उत्तरी अमेरिका माया और एज़टेक के लिए प्रसिद्ध है। और जो बहामा द्वीप समूह है वहाँ पर क्या रहती हैं, अरावाक जनजाति रहती है। और जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर इंका संस्कृति के लोग रहते हैं। इस मैप के जरिए भी आप देख सकते हैं। ये है एज़टेक, यानी ये एज़टेक सभ्यता उत्तरी अमेरिका में है और माया सभ्यता भी उत्तरी अमेरिका में है। ये दोनों ही उत्तरी अमेरिका में है, माया और एज़टेक सभ्यता। और यहाँ पर बामा द्वीप है, वहाँ पर अरावाक जनजाति रहती है। और यहाँ पर है जो ये इलाका है जो ब्लैक वाला, यहाँ पर इंका संस्कृति के लोग रहते हैं। कौन से? यहाँ पर इंका संस्कृति के लोग और यहाँ अरावाक जनजाति के लोग रहते हैं। और यहाँ पर माया और एज़टेक सभ्यता के लोग रहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अमेरिकी मूल संस्कृति के बारे में हमें उस काल के यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांतों, रोजाना मंचों, डायरियों एवं भव्य वास्तुकला के अवशेषों से पता चलता है। जो अमेरिका का इतिहास है उस समय का और जो सभ्यता है उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो जो उस समय के इतिहासकार थे, यात्री थे, उनके लिखे हुए जो भी वृत्तांत हैं, कहानी हैं, वो डायरिया हैं, उससे जो वस्तुकला हैं, उनके द्वारा रची गई वस्तुकला हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि उनकी संस्कृति कैसी थी, वो कैसे रहते थे, कैसे उनकी सभ्यता का भी पता चलता है। ये सभी सभ्यताएं शहरी या नगरीय सभ्यताएं थी। जो अमेरिका की सभ्यताएं थी वो शहरी या नगरीय सभ्यताएं थी। अमेरिका में आजीविका का मूल आधार कृषि और उनसे जुड़े व्यवसाय ही थे। जब आजीविका है, जो घर चलाने का, जो खर्चा चलाने का जो आजीविका थी, उसका मूल आधार क्या था? कृषि और उनसे जुड़े व्यवसाय थे। कृषि से जुड़े व्यवसाय थे, यानी पशुपालन करना, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, ये हो सकते हैं। वे लोग मक्का, आलू, कसावा व कपास पैदा करते थे। जो अमेरिकी सभ्यता के लोग हैं वो आलू, कसावा और कपास भी पैदा करते थे। भारतीय समाज के समान यहाँ भी प्रकृति व पर्यावरण को उनके सामाजिक व धार्मिक कार्यों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जिस प्रकार भारत में भी कृषि के कार्यों में जो देवताओं हैं और सामाजिक एवं धार्मिक कार्य हैं उनको महत्व दिया जाता है, और ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी जो अमेरिका की सभ्यता थी वहाँ पर ये सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में महत्व दिया जाता था, प्रकृति का महत्व। अब जानते हैं माया सभ्यता एवं संस्कृति। माया सभ्यता की संस्कृति कैसी थी उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, मैक्सिको की माया संस्कृति व सभ्यता का आधार मक्के की खेती से जुड़ा हुआ था। कहाँ की? मैक्सिको। ये माया सभ्यता है वो मैक्सिको थी। उसकी सभ्यता का आधार किससे? मक्के की खेती से जुड़ा हुआ था। जो माया सभ्यता की संस्कृति और सभ्यता थी वो मक्के से जुड़ी हुई थी। समस्त त्योहार, उत्सव एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलाप मक्का बोने, उगाने व काटने से उसी तरह जुड़े हुए थे जैसे भारत की होली, लोहड़ी, मकर संक्रांति आदि धार्मिक उत्सव फसल बुवाई व कटाई से जुड़े हुए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भारत में जो होली के बाद में गेहूँ काटी जाती हैं, उसी प्रकार उनके भी जो पर्व होते थे उनके बाद में जो, जैसे कि अब फसल काटी हैं तो फसल काटने के बाद पूरे गांव में, शहर में उत्सव मनाया जाता था। ऐसे उत्सव होते थे जो फसल काटने और बोने और जो मुनाई करने से जुड़े हुए थे, जिस प्रकार की भारत में थे।
ठीक उसी प्रकार भारत में भी ऐसे हैं, भारत की तरह ही थे। कहाँ पर? माया सभ्यता में, माया सभ्यता में। अब जानते हैं एज़टेक संस्कृति और सभ्यता के बारे में। एज़टेक हैं, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में। मैक्सिको में एक और श्रेणीबद्ध समुदाय एज़टेक समुदाय था। कहाँ पर? ये भी मैक्सिको में था, श्रेणीबद्ध समुदाय था, जिसमें पुरोहित व अभिजात वर्ग कहते हैं जिसे कुलीन वर्गों को, अभिजात वर्ग शामिल थे। इन समुदायों में श्रेणी के अनुसार कार्यों का विभाजन था। जो श्रेणी के अनुसार अपने कार्य करते थे, कार्य के अनुसार ही सम्मान दिया जाता था। योद्धा, पुरोहित, अभिजात वर्ग एवं व्यापारियों का उचित सम्मान था। ऐसा नहीं है कि जो ये उस कुल में जन्म लिया है इसने, तो इसको ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, और इसने निम्न जो कुल में जन्म लिया है तो उसको इतना सम्मान नहीं दिया जाएगा, सम्मान नहीं दिया जाएगा। बल्कि ये ऐसा था कि जो ये भले ही उस कुल में जन्म लिया है लेकिन ये कार्य बहुत कम किया है तो उसको उतना सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन इसने निम्न वर्ग में भी जन्म लेकर अच्छा कार्य किया है तो उसको उतना ही उचित सम्मान मिलेगा। कार्य के आधार पर सम्मान था। योद्धा और पुरोहित थे और कुलीन वर्ग थे उनको, और जो व्यापारी थे उनका भी उचित स्थान था वहाँ पर। किसमें? एज़टेक सभ्यता में। राजा सर्वोच्च सत्ता का प्रमुख होता था। राजा हैं वो सर्वोच्च सत्ता, सारी सत्ता का प्रमुख होता था। सूर्य को आराध्य देव मानकर पूजा जाता था। जो सूर्य था उसको आराध्य देव मानकर पूजा जाता था। एज़टेक समुदाय समस्त भूमि को सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांत के तहत मानता था, सभी के लिए, क्योंकि ये समुदाय प्रकृति से अत्यंत निकट था। जो एज़टेक समुदाय हैं वो प्रकृति से बहुत ही निकट था, प्रकृति प्रेमी था। एज़टेक समुदाय का प्रमुख देवता मैक्सिवली था। जो एज़टेक जो समुदाय था उसका प्रमुख देवता है वो मैक्सिवली था, और उसी मैक्सिवली के नाम पर मैक्सिको का नामकरण हुआ। एज़टेक समुदाय का शिक्षा के प्रति जागृत था। एज़टेक समुदाय है वो शिक्षा के प्रति बहुत ही जागृत था। यहाँ के छात्रों को सेना व धर्माधिकारी बनने की शिक्षा दी जाती थी। जो यहाँ के छात्र थे उनको सेना में सम्मिलित होने या धर्म अधिकारी बनने की शिक्षा दी जाती थी। ये समाज के केंद्रीकृत शहरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ के भव्य अवशेष मूल निवासियों की याद दिलाते रहते हैं, तथा मंदिरों में परंपरागत रूप से सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था। ये देख सकते हैं, ये आपको जो एज़टेक सभ्यता है उसके अवशेष कितने अच्छे, ये पूरे खुदाई में, ये पुराने समय में होते थे ऐसे 1500 के आसपास, तब का ये है। कितने अच्छे, ये खुदाई करने से मिले। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा है। और अब मैं आपको माया सभ्यता के जीव अवशेष हैं उसको भी बता देता। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा था। ये दिख रहा होगा आपको। ये माया सभ्यता के जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वो हैं, और ये हैं एज़टेक सभ्यता के प्राचीन अवशेष। अब हमने सभ्यता पढ़ ली हैं, आपको समझ में आ गई होगी। अमेरिका की सभ्यता पढ़ ली हैं। अब जानते हैं जो यूरोप के देशों से जो लोग आए थे अमेरिका, उसका क्या कारण थे। यूरोप के देश हैं वो अमेरिका आए थे, उसका क्या कारण था। कोई कारण तो होगा इसीलिए वो यहाँ आए, अन्यथा नहीं आते। उसके कारण अब जान लेते हैं। यूरोपीय देशों के अमेरिका पहुंचने के क्या कारण हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज ने यूरोपीय देशों को यहाँ पहुंचने, बसने, व्यापार करने का अवसर प्रदान किया। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की समुद्री मार्ग से, तब जो यूरोप के वासी थे उनको अमेरिका आने और व्यापार करने और यहाँ बसने का अवसर है वो मिल गया। अमेरिका आने का रास्ता है वो मिल गया। और जो अमेरिका का नामकरण है वो कैसे हुआ, अमेरिका का नामकरण कैसे पड़ा, तो अमेरिका का नामकरण है वो अमेरिगो वेस्पुसी नाम का इटालियन नाविक के नाम पर हुआ। अमेरिका का नाम है वो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम, जो इटालियन का नाविक था
नाव चलाने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस की नाव चला रहा था। उसी के आधार पर अमेरिका नाम पड़ा। अमेरिगो वेस्पुंची के नाम से ये पड़ा, जो इटालियन का नाविक था और क्रिस्टोफर कोलंबस की नाव को चला रहा था। उसके नाम पर अमेरिका का नामकरण पड़ा। यहाँ के निवासियों को रेड इंडियंस कहा गया। वास्तव में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। वो भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन सौभाग्यवश उसको अमेरिका मिल गया। अमेरिका को ही भूलवश उसने भारत मान लिया कि यही भारत है, इसलिए उन्होंने अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियंस कहा। इसी कारण यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया गया। यूरोप वासियों के अमेरिका पहुंचने के कई कारण थे। जो यूरोप वासी थे वो अमेरिका क्यों आए, उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक 3G कारण है। लेकिन जो 3 मुख्य कारण है, 3G का मतलब 3 मुख्य कारण, 3 कारणों से प्रेरित होकर वे यहाँ पहुंचे थे। उनकी इस भावना को संक्षेप में 3G के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। एक तो ग्लोरी की भावना यानी अपना विस्तार बढ़ाना, साम्राज्य को बढ़ाना, और दूसरा ईसाई धर्म का प्रसार करना, और तीसरा उपनिवेश बढ़ाना, और एक तीसरा है वो गोल्ड, सोना प्राप्त करना, अधिक से अधिक सोना, धातु वगैरह प्राप्त करना। ये उनके 3G थे। पहला था उनका गोल्ड। 3G में पहला था गोल्ड। गोल्ड से तात्पर्य था स्थायी धातु अर्थात सोना, चांदी व अन्य मूल्यवान धातुएं जिनका अर्जन करना यूरोप वासियों का मुख्य उद्देश्य थे। वो दूसरे देशों को उपनिवेश इसलिए बनाते थे ताकि उस देशों से धन लिया जा सके, उस देशों से सोना लूट लिया जाए। इसी कारण उसका ये तो प्रमुख कार्य थे। सोने लूटने का जो मूल्यवान धातु था उसको लूटना, वो प्रमुख कार्य था। तो उसमें पहला आ जाता है उसका गोल्ड। दूसरा है ग्लोरी यानी विस्तारवाद, अर्थात विस्तारवाद की भावना से ओतप्रोत हो अन्य देशों पर अधिकार कर उपनिवेश बनाना व क्षेत्राधिकार बढ़ाना। ये ग्लोरी क्या है? ग्लोरी के ये है कि विस्तारवाद बढ़ाना, जो अन्य देश हैं उन पर अपना औपनिवेशिक उपनिवेश बनाना और वहाँ पर अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाना, और उसको है वो अपना गौरव समझते थे। कौन? जो यूरोपवासी, खासकर इंग्लैंड। और तीसरा है गॉड, अर्थात ईसाई का विश्व के समस्त देशों में प्रसार करना। ये भी उनका प्रमुख कार्य था। 3G में पहला था गोल्ड यानी सोना का अपने देश में लाना, उसका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा था जो ग्लोरी यानी विस्तारवाद की भावना, अनेक देशों पर उपनिवेश बनाना। और तीसरा है गॉड यानी ईसाई धर्म का पूरे विश्व में प्रसार करना, जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पर ईसाई धर्म के सिद्धांतों और लोगों को ईसाई बनाए। ये यूरोपीय देशों के व्यापारियों, अभिजात वर्गों, जमींदारों, धनाढ्य व्यक्तियों एवं ईसाई मिशनरियों द्वारा नए मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया गया। कुछ देशों जैसे पुर्तगाल व स्पेन के राजकुमारों व राजाओं द्वारा इन समस्त अभियानों का खर्चा तक उठाया गया। जो स्पेन और पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, उन्होंने जो ये समुद्र के मार्ग से नए नए देशों को खोजना, उसके लिए उस इंग्लैंड की सहायता कर दी और अपने खर्चे पर वो खोजने लगे। सभी कौन? अभिजात वर्गीय व्यापारी, जमींदार, वो भी हैं अब नए नए देशों के लिए समुद्रों से मार्ग ढूंढने लगे। ये थे उनके 3G कारण। अमेरिकी देश हैं वो अमेरिका में पहुंचे, यूरोपीय देश हैं वो अमेरिका में पहुंचने के ये 3G कारण थे। 3G मतलब पहला कारण था गोल्ड, अर्थात सोना, चांदी और मूल्यवान वस्तुएं अपने देश में लाना, यानी इंग्लैंड में ले जाना, यानी यूरोप में ले जाना अमेरिका से और भी बाहरी देशों से। दूसरा था ग्लोरी यानी विस्तारवाद की भावना। तीसरा था ईसाई धर्म का प्रसार करना पूरी दुनिया में। अब हैं जो यूरोपीय देशों के लोग हैं वो अमेरिका क्यों पहुँचे? जो यूरोप के लोग हैं वो अमेरिका क्यों पहुँचे, उसके क्या कारण हैं, उसके बारे में जानते हैं। देश तो इसलिए पहुँचे जो मैंने अभी 3G बताया, लेकिन लोग वहाँ क्यों पहुँचे? अमेरिका क्यों पहुँचे लोग? चलिए, पहला कारण है पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार करना। ये लोग भी यही चाहते थे,
जो पश्चिमी यानी जो यूरोप की जो संस्कृति है, ईसाई धर्म की संस्कृति है और जो सभ्यता है उसका प्रसार बाहरी देशों में करना। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने यूरोप के देशों को समुद्र में उतरने के लिए विवश प्रेरित कर दिया। जो दूसरे लोगों को ईसाई बनाने के लिए उनको अपने देश से बाहर निकलकर समुद्र से होकर दूसरे देशों में जाने के लिए प्रेरित कर दिया। इसीलिए क्योंकि सभी को ईसाई बनाना है दुनिया में। इसीलिए स्पेन व पुर्तगाल पर इन विचारधाराओं का अत्यधिक प्रभाव था और जो स्पेन और पुर्तगाल था उस पर इन विचारधाराओं का अत्यधिक प्रभाव था, यानी वो भी उतने ही प्रभावी ढंग से इस कार्य को करने में जुट गए थे। ईसाईयत के प्रसार में कैपिटुलेशन नामक इकरारनामों की शुरुआत की, जिसमें पोप ने खोजने या जीतने वाले इलाकों को पुरस्कार स्वरूप उन्हीं को सौंपने का वादा किया जिन्होंने उसे खोजा वही विजित किया गया था। और ये किया गया क्या, पोप के द्वारा एक इकरारनामा किया गया। कौन सा इकरारनामा? कैपिटुलेशन नामक इकरारनामा, जिसमें क्या था कि जो भी लोग हैं नए उपनिवेश बनाएगा, नए देश खोजेगा, उस पर उसका आधिपत्य होगा, वो ही उस पर शासन कर सकता है। और जो शासन चलाएगा वो इंग्लैंड में ही बैठे बैठी सरकार चलाएगी। इंग्लैंड यहाँ से अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, इंग्लैंड यहाँ से जो जनरल हैं, गवर्नर जनरल हैं, वो यहाँ से भेजेगी और आप हैं वहाँ पर शासन करेंगे। ये कैपिटुलेशन नामक इकरारनामों की शुरुआत की। इसीलिए सभी लोग हैं वो अब खोजने लगे और पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी प्रसार करने के लिए वो अमेरिका पहुँचे। ये पहला कारण था। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था लोगों का अमेरिका पहुंचने का स्थायी धातु व मसालों की खोज। स्थायी धातु, सोने, चांदी, वो धातु और जो मसाले हैं, क्योंकि खासकर इंग्लैंड और यूरोप हैं वो ठंडा प्रदेश है, लेकिन भारत हैं और अमेरिका हैं वो गर्म प्रदेश हैं। इसीलिए वहाँ से गरम मसाले ले जाना उस देशों में, ये भी उनका प्रमुख कार्य था। 1853 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुतुनिया की 1653 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुतुनिया की विजय ने यूरोपीय व्यापार को मंदा कर दिया था। क्या हुआ था? 1453 ईस्वी में जो कुस्तुतुनिया था उस पर किसने अधिकार कर लिया था? तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया था 1453 ईस्वी में, तथा उन्हें अधिक कर देना पड़ता था, जिसे जो अमेरिका जो यूरोप निवासियों का जो यूरोपीय देशों का व्यापार है वो मंदा पड़ गया और उनको ज़्यादा कर देना पड़ता था लोगों को। साथ ही यूरोपीय देशों में सोने व चांदी की भी कमी होती जा रही थी और यूरोप के देश थे उनमें सोने, चांदी और भी अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं उनकी कमी हो रही थी। स्थायी धातु का संग्रह गौरव का प्रतीक माना जाता था और स्थायी धातु है उसका संग्रह करना इंग्लैंड में गौरव की बात है वो माना जाता था, यूरोप में गौरव की बात माना जाता था। अधिक से अधिक सोने का संग्रह उनको समुद्री यात्रा कर भारत के नए मार्गों की खोज को प्रेरित कर रहा था और उनको ये विचार आ रहा था कि अधिक से अधिक अगर सोने का संग्रह करना है तो भारत में जाए और उसी की खोज की वे प्रयास कर रहे थे, मार्गों को खोज रहे थे। भारत में उस टाइम सोना बहुत सारा था, इसीलिए तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे खोखला कर दिया क्योंकि उनका ये सोने को ये गौरव समझते थे, सोने को इकट्ठा करना उनका गौरव समझते थे। ठंडे प्रदेश होने के कारण गर्म मसालों की प्राप्ति दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जो भारत व अन्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही प्राप्त हो सकते थे। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंग्लैंड है वो ठंडा प्रदेश है और भारत है वो काफ़ी हद तक गर्म प्रदेश हैं, जहाँ यहाँ पर जो गर्म मसाले बहुत होते हैं और उसी मसालों को लेने के लिए जो यूरोपवासी हैं वो भारत से यहाँ गर्म मसाले लेके जाएंगे ताकि उनके देश में भी ठंडी बहुत है, इसीलिए वहाँ ये गर्म मसाले काम आ सके। ये दो कारण हो गए लोगों के जो अमेरिका पहुँचने का कारण। पहला जो पश्चिमी संस्कृति है उसका सभ्यता है उसका प्रसार करना अन्य देशों में पूरी दुनिया के। दूसरा स्थायी धातु की खोज और मसालों की आपूर्ति के लिए। और तीसरा है राजनीतिक अधिकारों की लाभ प्राप्ति की आकांक्षा। चलिए तो
स्टार्ट करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, राजनीतिक अधिकारों की लाभ प्राप्ति की आकांक्षा। क्या होता था वहाँ पर, सभी को राजनीतिक अधिकार नहीं थे। जो लार्ड हैं, जो भी मतलब धनी वर्ग हैं, लार्ड हैं, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग हैं, उस वर्ग के लोग हैं, उनको ही राजनीतिक अधिकार दिए जाते थे और सामान्य लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। तब क्या हुआ, जो अमेरिका था वहाँ पर जाना लोगों ने उचित समझा कि वहाँ पर जाए, यहाँ क्या करे, यहाँ हमें राजनीतिक अधिकार भी नहीं मिल रहा है, ताकि हम इसीलिए हम अमेरिका जाए और वहाँ पर अपना आप शासन करें, उस लोगों पर, वहाँ के लोगों पर हम शासन करें, स्वतंत्र हो और हमें अपना राजनीतिक अधिकार भी मिले। इसीलिए अमेरिका पहुँचने का ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि राजनीतिक अधिकारों की लाभ प्राप्ति की आकांक्षा लोगों में थी, इसीलिए वो अमेरिका गए। यूरोपीय राज्यों में सत्ता राजनीतिक रूप से लॉर्ड, अभिजात एवं पादरी वर्गों के हाथों में थी। दूसरा वर्ग अर्थात मध्यम समुदाय राजनीतिक लाभों व अधिकारों से वंचित था। जो दूसरा वर्ग कौन सा था, मध्यम समुदाय था, वो राजनीतिक लाभों व अधिकारों से वंचित था। लेकिन फर्स्ट वर्ग आता है जो पादरी, कुलीन, अभिजात वर्ग, लॉर्ड, उनको तो बहुत सारे राजनीतिक अधिकार थे, लेकिन मध्यम वर्ग को ये राजनीतिक अधिकार कतई नहीं थे, ये पूरा वंचित था। वे अपने देश की राज्य व्यवस्था से दुखी होकर अमेरिका पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, जहां रहकर वे स्वयं की सत्ता स्थापित कर सके। इसीलिए ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि लोगों में राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की आकांक्षा हुई। और चौथा है विस्तारवाद की भावना। विस्तारवाद एवं औपनिवेशिक भावना, जो अपने देश का विस्तार करना और दूसरे राज्यों पर अपना औपनिवेशिक बनाना, अपना उपनिवेश बनाना, इसीलिए भी गए थे। ये चौथा कारण था। अधिक से अधिक देशों पर अधिकार कर उन्हें उपनिवेश बनाना राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाने लगा। यह यूरोपीय देशों के मध्य सम्मान का प्रतीक था। यूरोपीय देश हैं, उसमें सम्मान का प्रतीक था। नगरों के अभ्युदय व औद्योगिकरण की भावना ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। कृषि संबंधी कच्चे उत्पाद की आवश्यकता उष्ण कटिबंधीय राज्यों में ही पूरी हो सकती है, इसीलिए भी वो विस्तारवाद करना चाहते। यानी क्या हुआ, जो नगरों के उन्नति हुई और औद्योगिकरण की भावना हुई, इसीलिए कि औपनिवेशिक बनाए किसी को, और वहाँ से जो मतलब कच्चा माल लाएंगे और यहाँ से हम अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे, दूसरे देशों पर अपना उपनिवेश बनाएंगे और अपने देश का विस्तार भी करेंगे। कृषि संबंधी कृषि उत्पाद की आवश्यकता उष्ण कटिबंधीय में राज्यों में ही पूरी हो सकती थी। वो जानते थे कि यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर पाए तो उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। वे जानते थे कि हम अगर किसी गर्म प्रदेश के स्थानों पर अगर हमने अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया तो हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा प्रदेश तो ठंडा है, वो ये जानते थे। एक मिनट, चलिए। ये उपनिवेश कच्चे माल की प्राप्ति व तैयार माल को बेचने की मंडी बन सकते थे। यही कारण था कि भारत के बदले संयोगवश अमेरिका की मार्ग की खोज की गई, बल्कि भारत की खोज करने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था, क्योंकि भारत गर्म प्रदेश था, लेकिन संयोगवश अमेरिका को ही खोज लिया। ये 4 कारण हो गया, विस्तारवाद और औपनिवेशिक चौथा कारण था। और ये 5वां है सरस के अत्याचार। सरस था वहाँ पर, वो अत्याचार, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, जनता पर अत्याचार कर रहा था। तो जनता सरस के जो अत्याचारों से उत्तेजित होकर वो अमेरिका चली गई। ये ऐसे सोचने लगी कि यहाँ क्या करें, या सरस का अत्याचार हो रहा है, इससे ऐसा तो कि हम अमेरिका में जाकर बच्चे, वहाँ इस अत्याचार से तो बचा जा सकता है, इसीलिए वो अमेरिका गए। सरस के अत्याचारों और धार्मिक उत्पीड़न ने यूरोपीय लोगों को बाहरी देशों में बसने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका में मैसाचुसेट्स के उपनिवेश के समीप
प्लीमेथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले अंग्रेज धार्मिक स्वतंत्रता की आकांक्षाई यहाँ पहुँचे थे। अमेरिका में एक मैसाचुसेट्स उपनिवेश के समीप प्लीमेथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले अंग्रेज धार्मिक स्वतंत्रता के आकाश में भी यही पहुँचे थे। ये इसीलिए वह अमेरिका गए क्योंकि यहाँ पर सर्च के बहुत सारे अत्याचार होते थे। छठा महत्वपूर्ण कारण था जनसंहारक युद्ध। जो क्या होता था, जो गृह युद्ध यूरोप में चलता रहता था, जिसे जनता है वो ऐसे ही मारी जाती थी बीच में ही, क्योंकि युद्ध होता था तो किसको क्षति होती थी, ज़्यादा जनता को होती थी। युद्ध में जो दूसरे लोग हैं, जो मतलब विरोधी लोग हैं, वो जनता को भी लूटते थे, जनता को भी मारते थे। इसीलिए ये बार बार उनके युद्ध चलता रहता था, 12 मास उनके ये युद्ध चलता रहता था। इससे भी उत्तेजित होकर वो अमेरिका गए, जनचारक युद्ध से उत्तेजित होकर। कुछ लोग यूरोपीय देशों में मध्य होने वाले निरंतर युद्ध संहारकों से परेशान थे। इनसे बचने के लिए ये लोग एक सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। इंग्लैंड व फ्रांस ने यूरोप की राजनीति का केंद्र बनने की होड़ में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड चाहता था कि जो राजनीति का केंद्र है वो इंग्लैंड बने, और फ्रांस चाहता था कि संपूर्ण विश्व की राजनीति का, यूरोप की राजनीति का केंद्र है वो फ्रांस बने। इसीलिए दोनों में निरंतर युद्ध चलता रहता था, और इन युद्धों के कारण जनता है उत्तेजित होकर वो अमेरिका गई, इन जनसंहारक युद्धों के कारण। सातवां कारण था जनसंख्या में वृद्धि व अपराधियों को बचाने की समस्या। क्या हुआ, जो जनसंख्या की ज़्यादातर वृद्धि होने लगी और जो अपराधी थे वो भी बढ़ने लगे, तो अब इनको भी खाना तो देना पड़ेगा, अपराधियों को खाना देना पड़ेगा। इसलिए ये खर्चा कर रहे थे अपराधी। इसीलिए उन्होंने, जो इंग्लैंड वासियों ने सोचा, यूरोप वासियों ने सोचा कि इन अपराधियों को छोड़कर रिहा करके अमेरिका भेज दिया और स्वतंत्रता कर दिया जाए, अमेरिका में भेजकर स्वतंत्रता कर दिया जाए। और जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उन लोगों को जो वृद्धि हो रही है, इसीलिए आधे लोगों को अमेरिका भेज दिया जाए, ताकि जनसंख्या में वृद्धि भी नहीं होगी और हमें जो यूरोप हैं वो कम जनसंख्या में अपने आसानी से रह सके, सरकार है, और वो भोग विलास में रहते रहे। इंग्लैंड के जो अभिजात वर्ग हैं, उस समय यूरोप में दासों का विक्रय होता था, दासों को बेचा जाता था, उन्हें युद्ध में लड़ने हेतु बेचा जाता था। उससे बचने के लिए वे अपना देश छोड़कर अमेरिका चले जाने लगे, और जो दास होते थे उनको बेचा जाता था। इसीलिए वो हैं जो यूरोप को छोड़कर अमेरिका चले जाने लगे, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो हमें बेच दिया जाएगा। जेल में बंद कैदियों को भी अमेरिका में स्वतंत्र जीवन जीने का विकल्प दे दिया, और जेल में जितने भी कैदी थे उनको ये कह दिया कि आपके पास एक विकल्प है कि आप अमेरिका में जाकर स्वतंत्र रह सकते हैं। तो कौन नहीं निकलना चाहेगा जेल से बाहर, जेल की कैदियों से तो स्वतंत्र रहे अमेरिका में भी जाकर। यूरोपीय देशों में लगातार जनसंख्या वृद्धि होती जा रही थी, साथ ही अपराधियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अतः बढ़ती जनसंख्या और अपराधियों के लिए एक नई भूमि की तलाश करना अनिवार्य था, क्योंकि अपराधी भी बढ़ रहे थे, जनसंख्या भी बढ़ रही थी, और उनको कहाँ रखा जाए, इसलिए एक कहीं नई जगह की तलाश करनी थी, और वो नई जगह मिल गई थी। वो क्या थी? अमेरिका थी, जिससे इस समस्या का हल के साथ साथ उनके आर्थिक उद्देश्यों की भी पूर्ति हो जाए। ये चाहते थे कि इन लोगों को भी बाहर भेज दिया जाएगा, और ये लोग हैं वो कमाकर हमें दे देंगे पैसे भी। उस काल में देश निकाला नामक सजा का प्रावधान था। उस समय में देश से निकाला नामक सजा है वो भी प्रचलित थी, और अतः इस कानूनी प्रावधान के कारण कई लोग अमेरिका गए। देश सजा के कारण भी कई लोग हैं वो अमेरिका गए। और 8वां कारण है भूगोल का नवीन ज्ञान। भूगोल का नवीन
तो ये मैप देखिएगा, ये भी है क्रिस्टोफर कोलंबस है, उसने जब अमेरिका की यात्रा की तब का फोटो है। तो अब ये है यूरोप, ये यूरोप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1692-93 में ये यहाँ से आया था, ये ऐसे ऐसे घूमता घूमता यहाँ आया था अमेरिका में। ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका ये। और फिर 1693 में वापस गया ये, 1493 सनों में, और फिर से आया था एक बार ये 1502 और 1504 में, नहीं 1498 और 1500 ईस्वी में आया था ये वापस, और फिर वापस गया 1502 से 1504 ईस्वी में। ये मैप से आप आसानी से देख सकते हैं। और ये है अटलांटिक ओशियन महासागर, ये देख सकते हैं आप, पूरा मैप है। थोड़ा जूम करता हूँ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको की खाड़ी है वो यहाँ है। यहाँ पर इसी के आसपास माया सभ्यता थी, माया और एज़टेक सभ्यता दोनों ही थी। चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में स्वाधीनता प्राप्त करने की घटनाओं को कुछ इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम तथा कुछ क्रांति कहकर संबोधित करते हैं। कुछ विचारकों की राय में अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रकृति विश्व के अन्य स्वतंत्रता संग्राम से भिन्न थी। ये संघर्ष किसी सामंती व्यवस्था, विदेशी सत्ता या निर्धनता एवं आर्थिक शोषण के विरुद्ध नहीं था, बल्कि मनुष्य की स्वतंत्रता के स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार हेतु लड़ा गया था। कुछ लोग इसे कुछ इतिहासकार इसे अमेरिका की क्रांति कहते हैं, कुछ लोग इसे संग्राम कहते हैं अमेरिका का, और कुछ लोग इसे जो काले गोरे का विरोध हुआ इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये क्रांति हुई ये कह रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आर्थिक शोषण के विरुद्ध थी, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे ये विदेशी लोग थे उनके विरुद्ध ये क्रांति हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार उसे कहते हैं कि ये केवल मानवता के अधिकारों की प्राप्ति के लिए ये संघर्ष हुआ था, जिसे मानवता को अपना अधिकार मिल सके उसी के लिए ये संघर्ष हुआ था। अन्य इतिहासकारों की राय में यह संग्राम या क्रांति नहीं बल्कि एक गृह युद्ध या आपसी संघर्ष था, जो इंग्लैंड के अमेरिकी उपनिवेश के निवासियों द्वारा संयम के मात्र देश के विरुद्ध लड़ा गया। और ये जो युद्ध था वो किसके विरुद्ध लड़ा गया? जो अमेरिका के ये मूल निवासी नहीं थे, जो यूरोप से अमेरिका आए थे, उन्होंने ही अपने देश जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने ही इंग्लैंड के विरुद्ध, अपने ही मात्र देश के विरुद्ध युद्ध किया था, क्रांति की थी। उपनिवेश के गोरे निवासी प्रारंभ में स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं कर रहे थे। जो पहले जो अमेरिका आए थे यूरोप के वासी, वो प्रारंभ में तो स्वतंत्र होने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे, बल्कि वे व्यापार के लाभों पर अपना हक जताना चाहते थे। पहले हैं ये वो लोग हैं जो स्वतंत्र होना नहीं चाहते थे, स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, व्यापार के लाभ हैं उन पर अपना हक जमाना चाहते थे। ये युद्ध उन लोगों के मध्य लड़ा गया जिनके दोनों ही दल व्यापारिक वाणिज्यवाद की भावना से प्रभावित थे, प्रेरित थे। कौन कौन थे? जो अमेरिका वासी थे वो जो यूरोप वासी थे वो भी इससे, उनकी भी यही भावना थी कि व्यापारिक वाणिज्यवाद की भावना से प्रेरित थे। और जो यूरोप के वासी हैं वो अमेरिका में आए थे, उनकी भी यही भावना थी, व्यापारिक और वाणिज्यवाद की भावना। दोनों पक्षों का कल्चर, रिलीजन यानी धर्म, खान पान, कल्चर यानी संस्कृति, खान पान, सभ्यता, आचार विचार, भाषा, रंग इत्यादि एक ही थे। इन दोनों विचारधाराओं के लोगों की जो खान पान संस्कृति हैं, दोनों पक्षों के जो लोगों की खान पान रहन सहन संस्कृति हैं वो एक ही थे। संघर्ष में व्यापारी व मध्यम वर्ग ने ही भाग लिया था। संघर्ष के पश्चात बनने वाली संविधान परिषद में अंग्रेज व्यापारिक वर्ग का ही योगदान रहा।
अमेरिकी मूल निवासियों अर्थात रेड इंडियंस को उनके ही देश में भविष्य निर्माण व देश हित में योगदान से वंचित रखा गया। लेकिन जो अमेरिकी के मूल निवासी थे उनको अपने ही देश में, अपने ही देश के निर्माण में, भविष्य में उससे वंचित रखा गया। और किसने ये मतलब क्रांति की थी? जो यूरोप के मूल निवासियों ने ही ये क्रांति की थी अपने ही मातृ देश के विरुद्ध, जो अमेरिका में आ गए थे। प्रारंभिक संविधान के अंतर्गत जनसाधारण को मताधिकार से वंचित रखा गया। जो जनसाधारण था अमेरिका का, उसमें उसको वंचित रखा गया, मत देने से वंचित रखा गया प्रारंभिक संविधान के अंतर्गत। इस संविधान में स्त्रियों, निग्रो आदि को भी नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। स्त्रियों और जो निग्रो हैं उनको भी नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। कार्ल एल बेकर के अनुसार यह क्रांति उपनिवेश व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। अब है अमेरिकी संघर्ष के कारण, अमेरिकी संघर्ष क्यों हुआ उसके कारण जानेंगे। अमेरिकी संघर्ष के कारण पहला महत्वपूर्ण कारण था, जो अमेरिका में क्रांति हुई उसका क्या कारण थे उसके बारे में हम जानते हैं। उसमें पहला कारण था मातृ देश जो इंग्लैंड है, जो अमेरिकी जो यूरोप के वासी हैं वो अमेरिका में आए थे, उनका मातृ देश कौन सा है? यूरोप, इंग्लैंड है। जो काफ़ी सारे जो हैं वो इंग्लैंड से आए थे, इसीलिए उनका मातृ देश इंग्लैंड है। उसके प्रति सहानुभूति की कमी थी, देश प्रेम उनमें नहीं था, इंग्लैंड के प्रति प्रेम नहीं था, देश प्रेम नहीं था। किसमें? जो अमेरिका आए थे, कहाँ के? जो इंग्लैंड के मूल निवासी अमेरिका आए थे उनमें जो इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति की कमी थी। अमेरिका में बसने वाले अंग्रेज धार्मिक अत्याचारों, आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने के कारण यहाँ बसने आए थे। जो अमेरिका में जो अंग्रेज लोग हैं वो क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पर अत्याचार हो रहे थे, आर्थिक शोषण हो रहा था, उनको राजनीतिक अधिकार नहीं हो रहा था, सर्च का अत्याचार हो रहा था। उनसे बचने के लिए वो अमेरिका आए थे। इन्हें इंग्लैंड के सरस व राजा से कोई संबंध, कोई सहानुभूति नहीं थी। उनको हैं वो इंग्लैंड के राजा और जो सरस हैं उनसे कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर तो अत्याचार हो रहा था, इसीलिए तो वो यहाँ आए थे। तो उनसे क्या रख सकते हैं वो सहानुभूति, क्योंकि उनके साथ ही पहले ऐसे गैर कानूनी अत्याचार हो रहे थे। साथ ही या बसने वालों में इंग्लैंड के अपराधियों को भी अवसर दिया गया था। जो इंग्लैंड के अपराधी थे उनको जेल से मुक्त करके, रिहा करके अमेरिका में स्वतंत्र छोड़ दिया गया। लेकिन वो अपराधी हैं वो इंग्लैंड के प्रति अब उनमें भी कोई सहानुभूति नहीं थी, वो अपराधी थे, इसीलिए अब वो हैं उनमें भी जो अमेरिका के विरुद्ध खड़ा होने की ताकत और साहस मिलने लगा। अतः उनमें व उनके वंशजों में मातृ देश के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, उनमें देश प्रेम नहीं था। इतिहासकार ट्रेविलियन ने उन्हें सरल स्वभाव वाला अमेरिकी बताया, और इतिहासकार ट्रेविलियन हैं उन्होंने जो इनको हैं वो सरल स्वभाव वाला अमेरिकी बताया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था इस संग्राम का बौद्धिक जागृति। हर जो भी क्रांति होती है उसमें ये महत्वपूर्ण कारण होता है बौद्धिक जागृति। किसी भी संघर्ष में अधिकाधिक व्यक्तियों को जोड़ने में बौद्धिक जागृति का योगदान रहता है। अमेरिकी संघर्ष में भी यही दिखाई देता है। बौद्धिक जागृति है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो मतलब बुद्धिजीवी हैं वो कोई समाचार पत्रों, कोई लेखक या कहानियों के द्वारा लोगों को जागृत करते हैं, बौद्धिक चेतना उनकी जागृत करते हैं, जिसे भी जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति, उसके विरोध में खड़े होते हैं और क्रांति लाते हैं। तो टॉमस पेन ने अपनी पुस्तक, टॉमस पेन था, उसकी पुस्तक का नाम था कॉमन सेंस, में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। जो टॉमस पेन की पुस्तक थी उसका नाम था कॉमन पेंस, उसमें देश प्रेम की भावना का जगाने का प्रयास किया गया। कौन सा देश प्रेम? इंग्लैंड नहीं बल्कि अब अमेरिका। उसका कहना था कि एक द्वीप महाद्वीप पर शासन नहीं कर सकता। बेंजामिन
फ्रैंकलिन द्वारा अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी, जहाँ क्या होता था, नए नए विचारों का आदान प्रदान होता था। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी में नए विचारों का आदान प्रदान होता था, गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। 1636 ईस्वी में क्या होता है, कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना होती है। कब? 1637 ईस्वी में जो कैम्ब्रिज नगर है वहाँ पर एक हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना होती है। और 1693 ईस्वी में वर्जीनिया में विलियम एंड मेरी कॉलेज शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। विलियम एंड मेरी हैं वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। कब? 1693 में वर्जीनिया है उसमें जो विलियम और एंड मेरी हैं वो कॉलेज शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। और पेंसिल्वेनिया में क्वेकर समुदाय द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। और जो पेंसिल्वेनिया है वहाँ पर है वो क्वेकर समुदाय एक रहता है, उसके द्वारा शिक्षण संस्थाएं की स्थापना की जाती हैं। बौद्धिक चेतना के विकास में जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी तथा सैमुअल एडम्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, काफ़ी योगदान रहा है। शिक्षा एवं पत्रकारिता ने भी बौद्धिक चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1637 ईस्वी में कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई। तो 1704 ईस्वी में बोस्टन में पहला समाचार पत्र न्यूज लेटर प्रकाशित हुआ। कब हुआ? जो बोस्टन न्यूज लेटर प्रकाशित कब हुआ, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि बोस्टन न्यूज लेटर पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो ये होता है 1704 ईस्वी में बोस्टन में पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है, उसका नाम है न्यूज लेटर, बोस्टन न्यूज लेटर। 1765 ईस्वी तक समाचार पत्रों की संख्या 25 तक पहुंच गई। शिक्षा एवं समाचार पत्रों का जागृति में विशेष योगदान रहा। और शिक्षा और समाचार पत्र थे उनका भी जो बौद्धिक जागृति थी, और जो कॉलेजों की स्थापना हुई और भी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसे हैं वो लोग अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते और बच्चे क्या बूढ़े जवान युवाओं को भी उनमें शिक्षा लेकर बौद्धिक भावना है जागृत कर सके। इसीलिए ये नए नए संस्था की स्थापना की, हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की, पेंसिल्वेनिया में क्वेकर समुदाय के द्वारा एक संस्थाओं की स्थापना की। ऐसे अनेक संस्थाओं की स्थापना की जिसे बौद्धिक जागृति को उत्पन्न किया जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था संग्राम का गवर्नर व स्थानीय परिषद में तनाव। जो गवर्नर हैं वो कहाँ की हैं? गवर्नर है जो इंग्लैंड की हैं, वो कहाँ पर है? अमेरिका में है गवर्नर। और यहाँ पर एक है विधान परिषद, ये किसकी हैं? जो पहले हैं वो यूरोप के जो मूल निवासी आए थे उनकी ये विधान परिषद है। तो ये जो कहते हैं उनमें जो मनमुटाव चलता रहता है, ये गवर्नर कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, इतना धन जो आप धन कमाते हैं वो हमें दो, लेकिन ये नहीं देती है, इसलिए उनमें तनाव उत्पन्न होता है। उनमें तनाव उत्पन्न होता है। गवर्नर व स्थानीय विधान परिषद में उपनिवेशों की शासन व्यवस्था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी सभा द्वारा संचालित होती है। उपनिवेशों की जो शासन व्यवस्था है गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा संचालित होती हैं। ये दोनों सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती हैं। किसके प्रति? सम्राट के प्रति। कहाँ का सम्राट? इंग्लैंड का सम्राट। लेकिन स्थानीय गोरे लोगों ने विधान परिषद इनके हस्तक्षेप को उचित नहीं मानती थी। जो स्थानीय गोरे लोगों की जो विधान परिषद थी वो इनके जो ये हस्तक्षेप कर रहे थे इनके कार्यों में, उसको उचित नहीं मान रहे थे। ये गवर्नर लोग हैं वो ये स्थानीय विधान परिषद हैं उसमें अपना हस्तक्षेप कर रहे थे, जिससे स्थानीय लोग ये नहीं मान रहे थे, गलत मान रहे थे। अतः ये विधान परिषद में गवर्नर और उसके पक्षधर जजों के वेतन भत्तों की वृद्धि के विधेयक पर रोक लगा दी। ये दो थे अमेरिका में,
ये गवर्नर था किसका, जो इंग्लैंड में शासक हैं उसके द्वारा ये भेजा गया। और ये हैं यहाँ की विधान परिषद। अब इन गवर्नर और इन यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय होंगे इनके अधीन में उनको जो वेतन भत्ते हैं वो भी इनको ये देते थे। इसीलिए अब इन्होंने क्या किया, जो जज वगैरह इन सभी के वेतन हैं उसको बंद कर दिया, खारिज कर दिया, ये कर दिया, वेतन भत्तों के विधेयक पर रोक लगा दी। चलिए, इससे शासकों व शासितों में तनाव बढ़ गया। इससे हैं गवर्नर और जो यूरोप इंग्लैंड के जो शासक और यहाँ के जो अमेरिका के जो स्थानीय लोग हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सप्तवर्षीय युद्ध हैं 1757 से लेकर, सॉरी मैं समासाऊंगा, एक मिनट दोस्तों। सप्तवर्षीय युद्ध हैं वो 1757 से लेकर 1763 ईस्वी तक चलता है। ये फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य लड़ा जाता है, उसका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी का प्रभाव पड़ता है किस पर, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है, इसमें जो फ्रांस है उसकी हार हो जाती है और जो फ्रांस है पहले जो उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी अमेरिका हैं वहाँ पर अपना उपनिवेश बनाए हुए थे वो अब हार जाता है, तब उपनिवेश हैं वो इंग्लैंड को सौंप देता है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। इसमें इंग्लैंड को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। अमेरिका में फ्रांसीसी सत्ता का अंत हो गया। जो उत्तरी अमेरिका था वहां पर जो फ्रांसीसी सत्ता थी, उपनिवेश थे, उसका अब अंत हो गया। अमेरिका स्थित सभी फ्रांसीसी उपनिवेश इंग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में आ गए। जो अमेरिका में जो भी फ्रांस के उपनिवेश थे वो अब हैं इंग्लैंड के उपनिवेश के अधिकार क्षेत्र में आ गए। इस युद्ध ने औपनिवेशिक सैनिकों को उनकी शक्ति का एहसास करा दिया और इस युद्ध ने जो औपनिवेशिक सैनिक थे, कहाँ के, इंग्लैंड के जो औपनिवेशिक सैनिक थे, क्योंकि जो ये यूरोपीय देशों से ही आए थे औपनिवेशिक बनाने, लेकिन वो सरकार के विरुद्ध में थे, यहीं बसना चाहते थे, यहीं रहना चाहते थे, उनको कुछ नहीं रहना चाहते थे। ये भी औपनिवेशिक ही था। उनकी शक्ति का एहसास करा दिया। कब, कैसे, क्योंकि जो फ्रांस को खदेड़ दिया, फ्रांस को हरा दिया, इसीलिए उनको भी ये एहसास हो गया कि हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। उनके सैनिकों को ये एहसास जता दिया। यहाँ के निवासियों को अनुभव हो गया कि ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के साथ चिपके रहने से अब कोई फायदा नहीं है। जो यहाँ के निवासी थे उनको ये पता चल गया कि अब इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं होगा हमें भी। इस कारण धीरे धीरे तनाव उत्पन्न होता गया। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय से जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में इंग्लैंड के पास आए, उनमें फ्रेंच कैथोलिक और मूल निवासियों रेड इंडियंस की संख्या है वो ज़्यादा थी। जो उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका से जो पहले फ्रांस के अधीन थे, लेकिन अब फ्रांस हार गया तो अब है वो इंग्लैंड के अधीन आ गए। तो उसमें रेड इंडियंस और कैथोलिक हैं, फ्रेंच कैथोलिक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे उन क्षेत्रों में। रेड इंडियनों और इंग्लैंड वासियों में तो पहले से ही तनाव उत्पन्न था, अतः इंग्लैंड द्वारा उन्हें कुछ आरक्षित क्षेत्र दे दिया गया। इससे उपनिवेशों का प्रसार रुक गया। तो जो यहाँ के लोग थे, जो रेड इंडियंस और फ्रेंच कैथोलिक, उनको वापस दूसरी जगह भेज दिया गया वहाँ से, और उन क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्रों में मिला लिया गया। कुछ क्षेत्रों पर उनको भेज दिया गया, किसको, रेड इंडियंस को और फ्रेंच कैथोलिक को। उपनिवेशों का खुला वातावरण, वातावरण अमेरिकी उपनिवेशों में खुले वातावरण के कारण नागरिकों में जनतंत्र व स्वतंत्रता के प्रति अधिक झुकाव था। ये लोग जन सहमति से कानून निर्माण के पक्षधर में थे। जो उपनिवेश थे
उनमें खुला वातावरण की भावना आई। अमेरिकी उपनिवेशों में खुले वातावरण के कारण नागरिकों में जनतंत्र व स्वतंत्रता के प्रति अधिक झुकाव था, और जो ये लोग हैं वो सहमति से कानून के निर्माण के पक्षधर थे। किसी एक की सहमति नहीं, सभी की सहमति से जो है वो कानून का निर्माण होना चाहिए, इसके पक्ष में ये लोग थे। जैसा कि मैरीलैंड तथा पेंसिल्वेनिया के अधिकार पत्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि इंग्लैंड के राजा ने भी इनके इन विचारों पर प्रारंभ में रोक लगाने की कोशिश नहीं की। तो क्या है, उपनिवेश है उनका खुला वातावरण। ये क्या होता है, ये लोग हैं जो उपनिवेश, जो अमेरिका में उपनिवेश बनाए हैं, वो अब स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, व्यापार पर भी अपना हक बनाना चाहते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड वासी हैं, वो इंग्लैंड की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इनको ये खुले रूप से नहीं होने देती है। तो अब ये खुला वातावरण शुरू करते हैं और जन सहमति से लोग उनको कानून है वो लागू हो। ये अनेक प्रकार के ऐसे मांग होती है, उसको लेकर क्रांति होती है। तो अब क्या होता है, जो ये पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड के कुछ पत्र हैं, उसको देखने से ये हमें पता चलता है कि इंग्लैंड के जो राजा थे उसने भी उनके जो उपनिवेशवासियों के जो विचार थे उनको इतनी गंभीरता से नहीं लिया, प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं किया कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे देश से ही गए हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। उन पर इतना ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वे लोग हैं जो अधिक सक्षम हो गए ऊंचे युद्ध करने में। कोशिश नहीं की। अमेरिका में स्वशासन की पनपती भावना को अप्रत्यक्ष मान्यता दे दी। उन्होंने ये कहाँ सोचा कि ये हमारे विरोधी ये क्रांति कर देंगे, उनको अप्रत्यक्ष मान्यता दी। ये मान्यता वित्तीय मामलों में बलवती होती चली गई, लेकिन उन्होंने तो मना गया, अंदर ही अंदर ये भावना है वो बलवती होती चली गई। इसी कारण जब अंग्रेज सरकार ने उपनिवेशों पर कर लगाकर उनके व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया तो अमेरिका निवासी इसके विरोध में उठ खड़े हुए। लेकिन क्या हुआ, अंदर ही अंदर वो संगठित हो रहे थे अमेरिका के क्रांति के लिए। लेकिन इतने में क्या होता है, और जो इंग्लैंड की सरकार है वो उन पर कर लगाती है। जो उनका व्यापार बढ़ता जाता है तो उन पर कर लगाने का प्रयास करती हैं। तो वो कर का पूरी जनता, अमेरिका की जो जनता है वो विरोध करती हैं, विरोध में खड़ी हो जाती हैं। जो इंग्लैंड का प्रारंभ में नगण्य हस्तक्षेप, तो इंग्लैंड ने क्या सोचा, प्रारंभ में जो अमेरिका में जो क्रांति, जो लोग हैं वो जोगों में क्रांति की भावना पनप रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, ये लोग ही हमारे विरुद्ध क्रांति करेगा। इसलिए उन्होंने इन पर इतना ध्यान नहीं दिया।
इस कारण भी इंग्लैंड अपने उपनिवेशों के संबंध में ज़्यादा कुछ विचार नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी संसद और जो उनकी संसद और किसमें चल रहा था संघर्ष, संसद और राजतंत्र में जो संघर्ष, अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा था, इसलिए वो उपनिवेशों पर उतना ध्यान नहीं दे सके। और जब देना था तब तक वो बहुत विकसित हो चुके थे कि इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल था। अमेरिकी महाद्वीप व उसके प्रशांत महासागर की इतनी विशालता थी कि इंग्लैंड अपने बनाए हुए कानून जैसे नेविगेशन को भी कठोरता से लागू नहीं कर सकता था। ये उनकी विशेषता थी अमेरिकी महाद्वीप और प्रशांत महासागर की। ब्रिटिश संसद व अमेरिकी उपनिवेशों में सैद्धांतिक मतभेद चल रहे थे। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। ब्रिटिश संसद और जो अमेरिकी उपनिवेश थे उनमें सैद्धांतिक मतभेद चल रहा था, ये जिससे क्रांति उत्पन्न हुई। वाणिज्यवाद की भावना से प्रेरित इंग्लैंड इस रूढ़िवादी विचारधारा पर काम कर रहा था कि उसकी संसद सर्वोच्च है। जो इंग्लैंड है वो वाणिज्यवाद और व्यापार की दृष्टि से ये कह रहा था कि हमारी संसद है वो सर्वोच्च है, उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबिंब नहीं है, उसकी शक्तियां हैं उस पर कोई प्रतिबिंब नहीं है, और वह उपनिवेशों की शक्ति को सीमित करने का अधिकार रखती हैं। उपनिवेशों की जो शक्ति हैं उसको भी अपने अधिकार में रखती हैं। दूसरी ओर अमेरिका उपनिवेशवासी अपना संबंध सम्राट से मानते थे, लेकिन जो अमेरिका के जो उपनिवेश थे वो ब्रिटिश की संसद से नहीं बल्कि ब्रिटिश के सम्राट से अपना संबंध रखते थे, ना कि इंग्लैंड की संसद से। उनका कहना था कि समुद्र पार उपनिवेश की स्थापना इंग्लैंड के सम्राट ने की है, न कि इंग्लैंड की संसद ने। अतः इंग्लैंड की संसद बिना अमेरिकी प्रतिनिधित्व के कर लगाने का अधिकार नहीं रख सकती हैं। जो इंग्लैंड की संसद हैं वो जो अमेरिकी का प्रतिनिधित्व बिना ही कर कैसे लगा सकती हैं? उनको अमेरिकी संसद ने बनाया है क्या? यदि आवश्यक हो तो सम्राट धन की मांग उपनिवेश से भीख के रूप में करे। भीख मांगे, आपको धन की अधिक आवश्यकता है तो हमसे भीख मांगे, हम अनुदान कर देंगे आपको। इस प्रकार इंग्लैंड की संसद जहां कर लगाना अपना अधिकार समझती थी, वहीं उपनिवेशवासी इसे किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। जॉर्ज तृतीय के सम्राट और ग्रीनविले के प्रधानमंत्री बनने पर इंग्लैंड को ये एहसास हुआ कि उपनिवेश तो मात्र देश के लाभ हेतु होने चाहिए, लेकिन अमेरिका में इसके उलट इंग्लैंड को खर्च करना पड़ रहा है। अतः उन्होंने तय किया कि अमेरिकी उपनिवेशों से शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण व्यय भी वसूला जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने अधिनियम लागू कर दिए जिनका अमेरिकी अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक विरोध किया गया। जब जॉर्ज तृतीय सम्राट बना और ग्रीनविले है वो प्रधानमंत्री बना, तब उन्होंने ये विचार किया कि इंग्लैंड के उपनिवेश हैं वो किस लिए हैं? अपने देश की रक्षा करना, अपने देश में धन पहुंचाना, अपने देश को ऊपर ले जाना, इसीलिए तो होते हैं। लेकिन ये तो अपने को कुछ नहीं दे रहे हैं, उल्टा बल्कि अपने विरुद्ध क्रांति कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये कर दिया। क्या कर दिया? उनको है जो अमेरिकी जो उपनिवेशों से शासन व्यय के साथ साथ शासन का खर्चा तो लिया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो संरक्षण व्यय है वो भी वसूला जाने लगा और उनके लिए कानून बनाए गए, जिसका है जो अमेरिकी उपनिवेशों ने बहुत ही विरोध किया। तो सम्राट जॉर्ज तृतीय की गलत आर्थिक नीतियां वो कौन सी अधिनियम है उसके बारे में जान लेते हैं। सम्राट जॉर्ज तृतीय और प्रधानमंत्री ग्रीनविले की। तो चलिए, पहला था शुगर एक्ट 1766 ईस्वी में। 1766 ईस्वी में शुगर एक्ट बनाया गया। एक मिनट मित्रों, शुगर एक्ट कब बनाया गया? 1766 ईस्वी में। ये ऐसे कैसे हैं? शुगर एक्ट है वो 1766 ईस्वी में बनाया गया है, यानी जो शक्कर है, शुगर है, उस पर भी एक्ट लगाया गया। अमेरिका में विदेशी शराब का आयात बंद कर शीरे पर कर
कर लगा दिया गया। जो अमेरिका में जो विदेशी शराब आता था उस पर कर लगाया गया। विदेशों से जो अन्य देशों से जो शराब आता था उस पर कर लगाया। क्यों? क्योंकि वहाँ से सस्ता माल खरीदते थे अमेरिका वासी। लेकिन जो इंग्लैंड से हैं वो बहुत सारा ज़्यादा पैसा ले रहा था उनकी अपेक्षा, इसीलिए उन्होंने उस पर भी कर लगाना था। इसीलिए शुगर एक्ट यानी शीरे किसे कहते हैं? चीनी उद्योग का उप उत्पाद जो अल्कोहल बनाने में काम आता है, इसे शुगर एक्ट कहते हैं। जो दारू बनाने में काम आता है चीनी उद्योग का उप उत्पाद, उसको कहते हैं, क्या कहा जाता है? शीरे पर कर लगा दिया तथा सीमा शुल्क अधिकारियों को इससे कड़ाई से लागू करने के आदेश दे दिए गए। और सभी जो अधिकारी थे उनको यह आदेश दिया गया कि उनको पूर्णतः पूरी कड़ाई से लागू किया जाए इन सबको, इन नियम को, शुगर एक्ट को। अमेरिकी व्यापारी जीरा या शक्कर आदि उत्पाद फ्रांस और डच उपनिवेशों से सस्ता खरीदते थे। लेकिन अमेरिका के जो व्यापारी थे वो जीरा या शक्कर का उत्पाद हैं वो फ्रांस और डच के जो उपनिवेश हैं उससे हैं वो सस्ता खरीद लेते थे। उस पर आयात शुल्क भी नहीं लगता था। जो वो वहां से खरीदते थे उस पर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स, कर वगैरह नहीं लगता था। शीरा उत्पाद इंग्लैंड की कंपनी से खरीदने की बाध्यता के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों में आक्रोश हुआ। लेकिन जो शुगर एक्ट था उसमें क्या था कि शीरा उत्पाद हैं, अल्कोहल उत्पाद हैं, वो इंग्लैंड से ही खरीदा जाए, बल्कि उससे अपेक्षा वहाँ पर सस्ता मिल रहा है, फ्रांस और डच में सस्ता मिल रहा है। लेकिन ये कड़ा कानून बनाया गया कि ये इंग्लैंड से ही खरीदा जाए। इसका किसने विरोध किया? अमेरिका के जो उपनिवेशवासी थे उन्होंने विरोध किया। शुगर एक्ट का 1764 में बना था। दूसरा है करेंसी एक्ट। इस अधिनियम के तहत उपनिवेश में बनी कोई भी हुंडी अब वैध नहीं थी। जो अमेरिका के उपनिवेश में जो भी कोई वस्तु बने वो अब वैध नहीं है, हम उसको नहीं खरीदेंगे, हमारे वो कोई काम की नहीं है। तीसरा था क्वारंटीन एक्ट। वो कब होता है? 1765 ईस्वी में क्वारंटीन एक्ट होता है प्रारंभ। शासकीय सैनिकों के निवास स्थान तथा खाद्य सामग्री का वहन उपनिवेशों के माध्यम से तय करना होगा। उसके जरिए क्या कहा गया? क्वार्टरिंग एक्ट जो 1765 में लागू हुआ, उसमें क्या कहा गया कि ये हैं जो इंग्लैंड के सैनिक हैं, इंग्लैंड के शासक सैनिक हैं, उसका जो खर्चा है, खान पान है वगैरह वगैरह है, सभी का जो खर्चा है वो कौन चलाएगा? ये अमेरिका का उपनिवेश है, इसका खर्चा वो देगा। ये क्यों दे? ये था क्वार्टरिंग एक्ट के जरिए जो इंग्लैंड के सैनिक थे उनके निवास स्थान और खाद्य सामग्री का वहन है वो अमेरिका के उपनिवेशवासियों को देना होगा। ये उस क्वार्टरिंग एक्ट के तहत प्रावधान रखा गया और ये जरूरी रूप से लागू करना था। लेकिन इसका बहुत विरोध किया अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने। चौथा था स्टाम्प्ड एक्ट जो कब लागू हुआ? 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लागू हुआ। स्टाम्प एक्ट लागू हुआ। इसके जरिए क्या था कि सभी वस्तुओं पर स्टॉप लगाया जाए, यानी पत्र पत्रिका जो बौद्धिक जागृति कार्य करने का जो पत्र पत्रिका है, जो भी कार्य है, समाचार पत्र हैं, उनको सभी को बंद कर दिया जाए ताकि अमेरिका के उपनिवेशों में बौद्धिक जागृति उत्पन्न न हो और हमारे विरुद्ध क्रांति न कर सके। इसीलिए उन्होंने स्टाम्प एक्ट बनाया गया। 1765 ईस्वी में समस्त पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, लाइसेंसों, पट्टों पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। समस्त जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करनी है उस पर जो स्टाम्प लगाओ और कर दो, डिक्लेयर कर दो, स्टाम्प लगाओ। अगर पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करना है तो क्या करना होगा? पहले सरकारी अधिकारी उसकी जांच करेगा कि सरकार विरोधी कुछ भावना तो उसमें नहीं लिखी गई। उसके जांच करने के बाद में उसको स्टाम्प किया जाएगा और उसके बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि ये व्यय बहुत कम था, लेकिन सर्वाधिक विरोध इसी अधिनियम का हुआ।
उपनिवेशों ने बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं का नारा बुलंद कर दिया। उपनिवेशों ने ये कहा गया कि अमेरिका का तो इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हमको तो ये कहा ही नहीं गया, इसलिए हम कर नहीं देंगे। अधिक विरोध होता देख इंग्लैंड ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया, स्टाम्प एक्ट को समाप्त कर दिया। इसमें क्या था कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उस पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया। अगर स्टाम्प नहीं है तो वो नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, लेकिन उसको बंद करना पड़ा, उसका बहुत विरोध हुआ इसीलिए। अब लास्ट है एक्ट में आता है साई एक्ट। जो साई थी उस पर भी कर लगा दिया गया। 1766 में साई पर भी कर लगा दिया गया। इंग्लैंड के वित्त मंत्री टाउनशेंड ने कांस, रंग, साई पर आयात कर लगा दिया गया। इनसे होने वाली आय का उपयोग गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी पर ही करना था। साई कर हो गया था, उसमें किस पर उसका ये किसने किया था? वहाँ का वित्त मंत्री, इंग्लैंड का वित्त मंत्री, उसका नाम था टाउनशेंड। उसने कांस, रंग और शहद पर आयात कर लगा दिया गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन मैंने इसमें संपूर्ण डिटेल से इस अमेरिका की क्रांति के बारे में बताया। लेकिन अब क्रांति अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी तो हमने जाने हैं अमेरिका की प्राचीन सभ्यताएं, अमेरिका में क्रांति क्यों हुई और अमेरिका में यूरोप के लोग और यूरोप के देश क्यों आए, उनके कारण जाने हैं। क्रांति के कारण तो अभी जाने हैं, लेकिन क्रांति की प्रमुख घटनाएं, क्रांति तो अभी बाकी हैं। इसीलिए दूसरा पार्ट में लेके आऊँगा, उसमें क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और भी कुछ हैं, वो लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।